नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। टारगेट कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है 27 अप्रैल को अपना पेपर होने वाला है आरएससीआईटी का। तो उससे संबंधित मैं आज की क्लास में लेके आया हूँ 35 क्वेश्चन। तो उस 35 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन इस क्लास में से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़ के जाइए इस क्लास को। और आज का पहला सवाल देखते हैं। वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वेबसाइट होती क्या है। साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन समझने लायक होगा तो उसको मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। बाकी आपको पता है कि वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट होती है जो वेब ब्राउजर में जो वेबसाइट खोलते हैं, जैसे www से अपन शुरुआत करते हैं, उस वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो उसका पता कहलाता है URL। ठीक है साथियों, URL कहलाता है। और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। साथियों, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। देखो, एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर यूआरएल क्या होता है। तो यूआरएल होता है वेबसाइट का पता। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, और यूआरएल की फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके साथियों, आज का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यूएसबी का पूरा नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके साथियों, इसके अंदर जैसे अपन कीबोर्ड माउस वगैरह जिस पोर्ट में लगाते हैं वो पोर्ट कहलाता है साथियों यूएसबी पोर्ट। और यूएसबी पोर्ट की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके साथियों, आज का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस, जैसा कि आपको अगर पता हो तो आरसीआईटी बुक को अच्छे से पढ़े होंगे, तो उसके अंदर आपको अच्छे से पढ़ाई भी होंगे और आपने पढ़ा भी होगा। तो वो है एक सरकारी सेवा को ऑनलाइन प्रदान करना, ई गवर्नेंस कहलाता है। तो आज का तीसरा सवाल हो चुका अपना। और नेक्स्ट सवाल है चौथा। एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण क्या है? आपको बताना है सेल एड्रेस। एमएस एक्सेल के अंदर आपको पता है कि सेल किससे मिलकर बना होता है? सेल मिलकर बना होता है रो और कॉलम से। जैसा कि मैं आपको बताऊं साथियों, एमएस एक्सेल के अंदर कुछ इस प्रकार की आपने टेबल देखी होगी। ओके साथियों, जैसे ABC 1 2 3 4 ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ऐसी स्प्रेड शीट अपन एमएस एक्सेल के अंदर बनाते हैं। उसमें कॉलम को अपन डिनोट करते हैं अक्षरों से, और संख्याओं से डिनोट करते हैं अपन रो को। तो इन दोनों को मिलाने पर एक शेल बनता है। जैसे कॉलम और रो को मिलाने पर एक शेल बनता है, तो अपन किसी का भी सेल एड्रेस लिखें तो उसके अंदर सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, उसका कॉलम कौन सा है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे राम मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब राम का सेल एड्रेस में अगर आपको पूछूं तो आपको सबसे पहले देखना है कि राम, पहले तो ये देखना है कि राम कौन से कॉलम में है। तो कॉलम नंबर बी है, तो बी लिख लेना है, ठीक है। और फिर देखना है कौन सी रो के अंदर है, तो रो नंबर 2। तो इसका B2 इसका सेल एड्रेस हो जाता है राम का। अगर राम का सेल एड्रेस आपसे पूछा जाए ऐसे कुछ टेबल बनाकर, तो आप सबसे पहले उस एक्टिव सेल की आप क्या देखेंगे, कॉलम देखेंगे और फिर रो को देखेंगे, ठीक है। अगर आप 2 और बी कर दिए तो ये गलत है, क्योंकि एमएस एक्सेल के अंदर जो सेल एड्रेस लिखते हैं उसके अंदर पहले अपन कॉलम लिखते हैं, उसके बाद में अपन रो को लिखते हैं। तो पहले कॉलम को लिखना है और फिर रो को लिखना है। तो आपको बताना है कि रो 2, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा, A2, A2 एक सेल एड्रेस हो सकता है। जैसे कि बात करें कि
और 2 यहाँ की बात कर रहा है, इस सेल की बात कर रहा है, तो सेल एड्रेस हो सकता है A2। ठीक है, आगे देखते हैं कॉलम ए। कॉलम ए अकेला सेल नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलम सेल किससे मिलकर बना होता है, रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, तो कॉलम ए सेल नहीं हो सकता है। वैसे ही सीट 1 ये भी सेल नहीं हो सकता है, तो ये बाकी सब गलत हैं। और ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाता है। A2 अपना एक सेल एड्रेस हो सकता है, क्योंकि रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है, सेल। ओके साथियों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज का एक उदाहरण है, खोज इंजन का उदाहरण, मतलब सर्च इंजन की बात कर रहा है। कि जैसे आप इंटरनेट चलाते हो, कोई वेब ब्राउजर ओपन करते हो, तो एक तो वेब ब्राउजर होता है और एक सर्च इंजन होता है। तो सर्च इंजन इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन है। ठीक है, तो सर्च इंजन देखते हैं, नीचे से देखते हैं। देखो एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस एक अपने को कंप्यूटर को खतरा पहुंचाता है। फायरवॉल एक नेटवर्क की सुरक्षा के लिए होता है। और फायरफॉक्स ये एक वेब ब्राउजर होता है। तो गूगल रहता है, तो गूगल एक सर्च इंजन होता है। अगर गूगल की जगह अगर बिंग भी आ जाए, तो बिंग भी क्या है, एक सर्च इंजन होता है। ओके साथियों, सर्च गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गई, ये क्या है, सर्च इंजन होते हैं। ओके साथियों, जैसे ही आप वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे और वेब ब्राउजर के अंदर ये सर्च इंजन होते हैं, जहां से अपन किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, वो होता है सर्च इंजन। ओके, तो गूगल अपना राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे का सवाल है, ईपीडीएस में पीडीएस का पूरा नाम क्या है। मतलब ईपीडीएस के अंदर पीडीएस का मतलब क्या है। देखो पीडीएस से संबंधित सवाल है, जैसे अपने को कोई राशन वगैरह मिलता है ना, उस चीज की बात कर रहे हैं। तो पीडीएस की फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राशन वगैरह, तो वो होता है एपीडीएस। ओके साथियों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, वाईफाई का पूरा नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है 27 तारीख को ऐसा का ऐसा सवाल आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। सीधा सीधा वाईफाई का पूरा नाम। ठीक है, तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, जो कि आप बहुत बार पढ़े होंगे। ये सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। ओके साथियों, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गया तो आपकी तैयारी काफी अच्छी हो गई होगी। और आपको कमेंट करके बताना है, जितने भी आज मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 35 क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे आपका आरएससीआईटी के एग्जाम में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 35 क्वेश्चन में आज लेके आया हूं। आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल अपना, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें कैलेंडर कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल है। अच्छा, ऐसा सॉफ्टवेयर बताना है, ऐसा ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताना है जिसके अंदर ये सारा सब कुछ कार्य किया जाता है। देखो सबसे पहले अपने पास ऑप्शन है एमएस वर्ड का, जो कि आपने पढ़ा होगा। अगर एमएस वर्ड पढ़ा है, तो एमएस वर्ड के अंदर अपन क्या बनाना सीखे थे, डॉक्यूमेंट्स। क्या बनाना सीखे थे, डॉक्यूमेंट्स बनाना सीखे थे। तो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर बनाते हैं, ईमेल वगैरह का कार्य नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है अपना एमएस एक्सेल, जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। इसके अंदर ओनली जैसे कोई डेटा एंट्री का काम हो गया, स्प्रेडशीट बनाना, जैसे मार्कशीट हो गई, अटेंडेंस शीट हो गई, तो इसके अंदर भी अपन ईमेल वगैरह का कोई काम नहीं रहता है। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एमएस आउटलुक, जो कि अपना राइट आंसर हो जाता है। एमएस आउटलुक के अंदर आप ईमेल भेज सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। देखो एमएस ऑफिस के अंदर ही ये एमएस आउटलुक आता है। एमएस एक्सेस नीचे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे अपन मुख्य रूप से 3 को पढ़ते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया,
एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट होता है। उसके अलावा एमएस आउटलुक भी एमएस ऑफिस का ही भाग है और एमएस एक्सेस भी एमएस ऑफिस का ही भाग होता है। लेकिन यहाँ तक तो अपन पहुंच ही नहीं पाते हैं, अपन एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल तक ही सीमित रहते हैं। बाकी एमएस ऑफिस के अंदर एमएस आउटलुक भी होता है और एमएस एक्सेस भी होता है। एमएस एक्सेस में डीबीएमएस का होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम रहता है डीबीएमएस का एमएस एक्सेस के अंदर। तो अपना आज का राइट आंसर हो जाएगा इसका एमएस आउटलुक, जो कि ईमेल का कार्य करता है। आगे का सवाल है, एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी दबाते हैं। मतलब एक नया पैराग्राफ आप स्टार्ट करना चाहते हो तो इनमें से कौन सा बटन आपको प्रेस करना है कीबोर्ड के अंदर। साथियों ये सवाल इंपॉर्टेंट है और आपको आना जरूरी है, क्योंकि ये कीबोर्ड से संबंधित सवाल है और कीबोर्ड से संबंधित आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी भी मानता हूं और ये एक बेसिक सवाल भी मानता हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मानता हूं मैं। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि बहुत बार ऐसे सवाल आए हुए हैं, ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो उसको स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं, क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए एक चीज तो जरूर ध्यान रखना है कि आपको एकदम पूरे सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना है। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार और उसको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ज्यादातर अधिकतर चांस बनते हैं आप सही करके आएंगे। और अगर आप जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आया हुआ सवाल भी आप गलत कर सकते हो, तो ऐसा तो करना ही नहीं है, जो आए हुए सवाल को ही गलत करके आओ। तो इसलिए साथियों मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन पेपर को में क्वेश्चनों को सही ढंग से पढ़ना है और फिर ऑप्शन को सही पढ़ना है, उसके बाद में ही आप सोच समझ के जवाब देना है। तो पूछा जा रहा है सवाल में कि एक दस्तावेज में, मतलब एक डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए आप कौन से बटन का यूज करते हैं। आपको पता है साथियों, कंट्रोल बटन एक प्रकार का शॉर्टकट बटन होता है, ये एक दूसरे के साथ ही कार्य करता है। ये एक प्रकार का मॉडिफायर बटन होता है, कॉम्बिनेशन बटन बटन होता है, तो इससे नहीं हो सकता। एल्ट भी कुछ इस प्रकार का ही है, ये अकेले कार्य नहीं करता। एस्केप बटन आप पढ़े होंगे तो किसी भी फाइल को रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और आपने पढ़ा होगा एंटर का प्रयोग। एंटर का मतलब होता है, इसका दो कार्य रहता है। देखो अगर कहीं पे किसी भी सिलेक्टेड फाइल पे अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। वैसे ही अगर आप एंटर बटन का किसी ओके के लिए, जहां पे ओके की आवश्यकता होती है, किसी फाइल को ओके करना है, नीचे ओके लिखा हुआ आता है कि आप ओके प्रेस करो या अपन माउस से करते हैं, तो अगर आप ओके की जगह आप एंटर बटन का भी यूज करेंगे तो भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब एंटर बटन का एक ओके के रूप में भी कार्य किया जाता है। वैसे ही एमएस वर्ड के अंदर देखो, दस्तावेज किसके अंदर बनाते हैं, ये दस्तावेज समझना है। देखो हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं अपन एमएस वर्ड के अंदर। तो एमएस वर्ड के अंदर जैसे आप लाइन लिखोगे, कुछ लाइन लिखोगे तो ऐसे जब तक आप एंटर नहीं दबाओगे तो ऐसे आता रहेगा। लेकिन जैसे ये पैराग्राफ लिख दिया, अब नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे एंटर बटन दबाना पड़ेगा, तो फिर एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, एंटर बटन, जो कि एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जो शिक्षा से संबंधित कार्य को नहीं करता है। तो साथियों मॉक वगैरह, एनपीटीईएल, ये सारे सब कुछ, स्वयं,
ये सारे सब कुछ शिक्षा से संबंधित है। और ये यूएसएसडी ये एक प्रकार का ऐसा है जो शिक्षा से संबंधित नहीं होता है। तो राइट आंसर तो ये हो जाता है, बाकी शिक्षा के लिए से संबंधित ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपने अगर मोबाइल से संबंधित जो भुगतान प्रणालियां होती है वो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हो। तो देखते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, फ्री रिचार्ज, पेटीएम और स्टेट बैंक बड़ी, ये तीनों क्या है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। इनके द्वारा अपन मोबाइल से पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। और पॉइंट ऑफ सेल पोस मशीन होती है। पोस मशीन एक मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल से भुगतान करने वाली प्रक्रिया नहीं है या प्रणाली नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। साथियों इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, नहीं है और है में बहुत फर्क है, इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सही ढंग से पढ़ना है, दिमाग से पढ़ना है। और कम से कम जहां पे पेपर देने जाओ तो कम से कम उस टाइम पे तो पेपर में ही आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है साथियों, आगे का सवाल देखते हैं। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या किया जाता है। कहने का मतलब भी, आपको क्रेडिट कार्ड से अगर आप भुगतान कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या आवश्यक होता है। इनमें से ऑप्शन नंबर ए है, भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहोगे, ये चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। या क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर दिखाना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको सीवीवी नंबर लगाना पड़ेगा, जो कि आपके डेबिट कार्ड के पीछे देखना 3 अंकों का होता है। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है इस 27 तारीख को कि सीवीवी कितने अंकों का होता है, तो 3 अंकों का होता है। और आपके डेबिट कार्ड के पीछे 3 अंकों का आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास है तो एक बार जरूर उसको देखना है। तो सीवीवी मतलब क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर को दिखाना चाहिए। राइट आंसर अपना बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एमएस वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम। आपको इसमें बताना है, क्वेश्चन आपको समझना है। जो एमएस वर्ड जो होता है, देखो ये 2010 आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कहीं पे आपको 2010 नहीं देखने को मिले, 2019 देखने को मिल जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सब कुछ देते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, कंफ्यूज कौन होता है, जो अच्छे से नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है ना तो उसको कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। वो अच्छे से उसका आंसर अच्छे से करके आता है। ओके साथियों, देखते हैं इसमें से डिफॉल्ट नाम देखना है। एमएस वर्ड की फाइल जो होती है उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या रहता है। जब तक आप फाइल का नाम नहीं देते ना, जब तक फाइल का नाम क्या रहता है, तो पहला ऑप्शन है वर्कबुक 1, नहीं हो सकता, क्योंकि वर्कबुक किसके अंदर बनाएंगे, एमएस एक्सेल, ये ऐसे ही गलत है। वर्कशीट की भी बात करें तो एमएस एक्सेल का पार्ट होता है, और बुक 1 भी क्या है, एमएस एक्सेल का है। तो डॉक्यूमेंट्स 1 जो होता है एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट नाम होता है फाइल का। जो फाइल अपन बनाते हैं, जब तक अपन फाइल का नाम नहीं देते हैं, जब तक एमएस वर्ड के अंदर फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या रहता है, डॉक्यूमेंट 1। वैसे ही अगर इसकी जगह एमएस वर्ड की जगह एमएस एक्सेल आ जाए तो बुक 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, बुक 1 होता है। और अगर आपको पावर पॉइंट का पूछ ले बाय डिफॉल्ट नेम, तो वो होता है प्रेजेंटेशन 1 होता है, ठीक है साथियों। जैसे मैं यहाँ पे एमएस वर्ड लेके आया यार, 27 तारीख को आपको देखने को मिल जाए कि एमएस एक्सेल का, तो एमएस एक्सेल में बुक 1 होता है। और पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, प्रस्तुतिकरण,
कहने का मतलब। तो प्रस्तुतिकरण अगर उसके अंदर आपको बनाना है तो प्रेजेंटेशन वन बाय डिफॉल्ट नेम रहता है फाइल का। ठीक है, बाय डिफॉल्ट का नाम पता है ना। बाय डिफॉल्ट का मतलब समझते हो, अपने आप जब तक आप फाइल का नाम नहीं दे देते, जब तक बाय डिफॉल्ट रूप से उसका नाम रहता है। जैसे आपसे पूछूं मैं तो आपका नाम क्या है बाय डिफॉल्ट? बता सकते हो आपका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है? कमेंट करके बताना आप इस चीज को कि आपका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, फिर मैं किसी क्लास में आपका बाय डिफॉल्ट नेम मैं बताऊंगा। ओके साथियों, देखते हैं अगला सवाल। टेलीविजन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देते हैं? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो साथियों, आजकल जो टीवी वगैरह आ रही है, एलसीडी, एलईडी, ये आ रही है, उसके अंदर देखो पुराने मॉनिटर की बात करें तो एक वीजीए केबल के माध्यम से चलता था। लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर वगैरह आ रहे हैं, टीवी वगैरह आ रही है, तो उसमें एचडीएमआई आ रही है। तो ये दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों विकल्प सही होते हैं। क्योंकि पुराने में क्या चलता है, वीजीए केबल चलती थी। जो कहने का मतलब आप समझ रहे हो, ये वीजीए केबल और एचडीएमआई केबल कहाँ लगती है? सीपीयू से। जैसे अगर कंप्यूटर से जोड़ते हो तो सीपीयू से जो मॉनिटर को जो जोड़ते हैं उस केबल को बोलते हैं, जिससे अपने को चित्र देखने को मिलते हैं, वो केबल होती है वीजीए केबल और एचडीएमआई केबल। ओके साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, डी गलत लिख रखा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होते हैं इसके अंदर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको इसमें से चुनना है। कहने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है और सबसे उपयुक्त विकल्प इसमें से चुनना है। तो CDRW, मैं आपको बताऊं, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि सीडी का मतलब क्या होता है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, आर का मतलब होता है राइट, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क राइट। ठीक है, इसमें आ रहा है CDRW, तो इसके अंदर सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और RW का रीड राइट होता है, और डीवीडी भी इसी के अंदर आती है। तो चारों ऑप्शन तीनों ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाते हैं, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी इसके अंदर हो जाते हैं। ओके साथियों, सभी ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं, कुछ ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला है, इसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। कहने का मतलब विंडो 10 के पहले एक वेब ब्राउजर होता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसकी जगह इसका नाम बदलकर विंडो 10 के साथ में इसका नाम बदल दिया गया, और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया है। जो कि अब जो जैसे विंडो 11 की बात करें, 10 की बात करें, तो पहले माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं आता था, इसकी जगह इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था। तो ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसी में नहीं, आपकी कोई कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये विंडो से संबंधित आ जाता है कि विंडो 10 के साथ में कौन सा वेब ब्राउजर आया था। तो वेब ब्राउजर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये बात तो एकदम सही है, कहने का मतलब वक्तव्य पहला सही है। तो दूसरा देखते हैं, गूगल ड्राइव। देखो गूगल ड्राइव है यहाँ पे, और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स वेब ब्राउजर के उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, आप जानते होंगे गूगल ड्राइव वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव वगैरह, इसके अंदर अपना जो भी डेटा होता है, फोटोज वगैरह होती है, अपनी फाइल जो होती है, इसके अंदर अपन अपलोड कर सकते हैं। जैसे ईमेल के जरिए अपन इसमें अपना डेटा रख सकते हैं, ताकि जैसे अपना मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर वगैरह अगर खराब भी हो जाता है तो अपनी फोटोज वगैरह किसके अंदर रह जाती है?
इस गूगल ड्राइव पे अपनी फोटोज वगैरह रख सकती है। तो दोनों ही इसके अंदर सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ऐसे देखना है जिसमें दोनों ही है, वक्तव्य और 1 और 2 दोनों सही है। तो पहला ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि अपनी दोनों चीजें सही है तो दोनों सही हो जाते हैं, मतलब पहला और दूसरा दोनों ही सही है। आगे का देखते हैं। एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग क्या है? आपको पता है स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है? जो टारगेट कंप्यूटर क्लासेस से जो पढ़ा हुआ है ना, वो तो सारे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से क्लास ली है। जो रेगुलर आया है, जो रेगुलर आया ना, तो वो तो इसका जवाब देने वाला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सीधा सीधा छपने की संभावना है, क्योंकि ऐसे सवाल हर किसी को नहीं आता है। तो ऐसे सवाल आजकल पूछने लग गए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप चुपचाप नहीं रह सकते, क्योंकि 27 तारीख को एग्जाम है। तो 27 तारीख को एग्जाम है, अभी तक आप कंप्यूटर को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, तो देखो आरएससीआईटी एक ऐसी चीज है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वान भी फेल हो जाते हैं। हल्के में मत लेना आरएससीआईटी को, क्योंकि बहुत पढ़ने वाले भी इसके अंदर फेल हो जाते हैं। इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान रखें, हल्के में किसी भी सब्जेक्ट को नहीं लेना चाहिए। एक डिप्लोमा ही नहीं है, ये आपको एक डिजिटल साक्षर का प्रमाण पत्र भी देगा कि आप वास्तव में कंप्यूटर में कुछ जानते हो। और अगर एक्चुअल में अगर आप जानते हैं और फिर सर्टिफिकेट मिला है, तो वो बहुत अच्छी बात मान। लेकिन आपको आ रहा भी कुछ नहीं है और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तो वो कोई बड़ी बारी बात नहीं है, आप उससे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है और जवाब देना है। आपके कितने सही क्वेश्चन होते हैं उनका लास्ट में तो आपको देना ही है, और साथ साथ में अगर आपको कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका भी आपको साथ के साथ जवाब देते रहना है। ओके साथियों, तो इसमें से बताना है स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग। तो पहला ऑप्शन है, यह चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह चयनित पार्ट के नीचे एक रेखा खींचता है। ठीक है, नीचे एक ऊपर बता रहा है, एक बीच में बता रहा है, और ये क्या बता रहा है देखते हैं। यह टेक्स्ट वे बेस लाइन, अच्छा बेस लाइन होता है यहाँ पे, बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। तो बता सकते हो आप कमेंट करके, इसका तो जवाब आप बता ही सकते हो। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है किसी टेक्स्ट या किसी लाइन के बीच में से एक रेखा खींचने के लिए, एक क्षैतिज रूप से लाइन खींचने के लिए। जैसे मैं कुछ नाम लिखता हूं, जैसे है राकेश, ठीक है, इसके बीच में से एक लाइन खींचता हूं मैं ऐसे। ठीक है, ये होती है स्ट्राइक थ्रू। ये क्या होती है? यही होता है स्ट्राइक थ्रू। और ऑप्शन नंबर बी में ऐसा का ऐसा लिखा है, यह चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे का सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, स्टोरेज डिवाइसेस से बात करें तो मैंने आपको अच्छी तरीके से वैसे पढ़ा रखा है। दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेमोरी, जो कि अच्छी तरीके से बता रखी है। तो जो प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसमें स्टोरेज क्षमता कम होती है, लेकिन उसकी कार्य करने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो काफी तेज होती है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके अंदर उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन उसकी भंडारण क्षमता होती है, स्टोरेज क्षमता होती है, वो काफी अधिक होती है। पैसे भी कम लगते हैं इसके, सेकेंडरी मेमोरी के, डेटा भी ज्यादा स्टोर किया जा सकता है, लेकिन कमी एक ही है, क्या? इसकी स्पीड थोड़ी बहुत स्लो होती है।
क्योंकि पैसे कम लग रहे हैं ना, तो स्पीड तो स्लो ही रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सीडी अपन ने सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पढ़ा है, डीवीडी अपन ने सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पढ़ा है, और हार्ड डिस्क की तो बात ही क्या करें, सबसे ज्यादा डेटा स्टोर किया जाता है तो हार्ड डिस्क में किया जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क राइट आंसर हो जाता है कि सबसे कम, इनमें से सबसे कम स्टोरेज क्षमता वाला जो स्टोरेज डिवाइस है वो है फ्लॉपी डिस्क। ओके साथियों, नेक्स्ट सवाल है कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है, जवाब दीजिए इसका आप। इसका जवाब तो आप देंगे ही देंगे, क्योंकि अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, और कीबोर्ड से सवाल है और कीबोर्ड से सवाल आ रहा है, उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हो तो क्या ही लेवल मानूं मैं। तो इसका सवाल तो आपको देना ही होगा, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। ठीक है, और आने वाले 27 तारीख को भी इसका जवाब देना है, सीधा सीधा सवाल छप सकता है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा या फिर 9 होगा। तो फंक्शन कुंजियां कितनी होती है कीबोर्ड के अंदर, तो वो होती है 12। कितनी होती है, 12 होती है। कहां से कहां तक होती है ये भी पूछ लिया जाता है, तो वो होती है A1 से लेके A12 तक। कितनी, A1 से लेके A12 तक होती है, जो कि टोटल कितनी होती है, 12। कितनी होती है, 12। तो इनके अगर आपको पता नहीं तो मेरी एक क्लास है, तो उसमें आप टोटल जितने भी 12 फंक्शन कीज होती है उनकी चीजें पूरी डिटेल से अगर आपको जानना है तो मेरी एक क्लास है, वहां से जाकर आप इसकी पूरी क्लास देख सकते हो। ए से क्या होता है, A1 से, सॉरी ये A1 नहीं है, F1 है, सॉरी, है ना, F1 से लेके F12 है ना। देखो गलती हो गई लेकिन आप नहीं बता पा रहे हो, है ना, तो बताना चाहिए ना, ये एक्सेल में चला गया। ठीक है, तो F1 से लेके F12 तक होती है, जो कि टोटल कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है साथियों, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये कितनी होती है, 12 फंक्शन कुंजियां होती है F1 से लेके F12 तक। आगे देखते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जो कि आपको सीधा सीधा उदाहरण दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं किसी स्लाइड के माध्यम से। अभी मेरे को लिखने की जरूरत पड़ रही नहीं है ना, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो अधिक गतिशील तरीके से हो रहा है ना, क्योंकि गति आ रही है। जैसे मैं इसको लिखता, फिर आप देखते, फिर मैं आपको लिखने का टाइम देता, तो कितना टाइम लग जाता। ठीक है, इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और फिर बाद में भी लिख सकते हो, इसलिए कितना टाइम बच रहा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ऐसी सुविधा प्रदान करता है, वो होता है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। MS का मतलब मनीष सैनी नहीं है, MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि इनको डिजाइन की गई है। ऑफिस, पूरा ऑफिस है, इसको डिजाइन किया है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और इसका अगर आपको बोला जाए तो इसका संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक है बिल गेट्स। ठीक है, क्या है, बिल गेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं, MS वर्ड 2010 है, सॉरी यहाँ पे गलती हो रखी है टाइपराइटर से। तो MS वर्ड 2010 में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं साइड के बीच संरेखित करता है और बाएं और दाएं दोनों किनारों पर सीधे किनारे बनाता है। समझ में आ रहा है, जैसे मैं आपको बता दूं,
कुछ लाइनें में लिख रहा हूं, जैसे कुछ लाइन इतनी बड़ी है, कुछ लाइन इतनी हो गई, कोई लाइन इतनी सी रह गई, कोई कुछ लाइन ऐसी हो गई। ठीक है, लिख सकते हैं अपन, टाइप कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा, दोनों साइडों से क्या करना है, इसको बराबर करना है। ठीक है, कहने का मतलब आपको इनको बराबर करना है कि इतने से हो जाए भाई, इससे ज्यादा है, ये जो बाहर आ रही है ये हट जानी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे, ये थोड़ी बहुत अच्छी लगी ना, इसलिए इनको बराबर दोनों साइडों से बराबर करने के लिए अपन इनमें से कौन सी विकल्प का चयन करेंगे, तो वो करेंगे अपन जस्टिफाई का। ठीक है, और इस जस्टिफाई की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस जे। क्या होती है, कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, जस्टिफाई। तो इनको सिलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल के साथ में जे प्रेस करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, तो दोनों साइडों से ये लाइनें बराबर हो जाएगी और देखने में काफी अच्छी लगेगी। तो आगे का सवाल देखते हैं। ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का मतलब आपको यह बताना है कि ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो साथियों, सीधा सीधा सी बात है, आपको मैं जैसे ही कंप्यूटर के लिए आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में आपको सबसे पहले नॉलेज देता हूं कि कंप्यूटर कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर बना होता है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि मुख्य, अच्छा, कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स कितने होते हैं? वो होते हैं 4। आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं, बता पाएंगे कौन कौन से मुख्य 4 पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर कंप्यूटर बना होता है? ठीक है साथियों, मैं आपको चित्र बना के बताता हूं। एक तो होता है मॉनिटर, ठीक है, और एक होता है सीपीयू, ठीक है, और एक होता है कीबोर्ड, और एक होता है माउस, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये चारों से मिलकर क्या बनता है, एक कंप्यूटर बनता है। ये होता है एक कंप्यूटर। आपसे पूछा जाए कि इसमें से कंप्यूटर कौन सा है, तो आप बताएंगे क्या? हम्म, कमेंट करके बताइए इनमें से कंप्यूटर कौन सा है, सीधा सवाल होता है मेरा ये। देखो साथियों, इन चारों को मिलाने पर बनता है एक कंप्यूटर। अकेला मॉनिटर कंप्यूटर नहीं हो सकता है, अकेला सीपीयू कंप्यूटर नहीं हो सकता है, वैसे ही ये बाकी सब कंप्यूटर नहीं हो सकते। ये अकेला क्या है, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है। लेकिन इन चारों को मिलाने पर, इन मुख्य जो 4 पार्ट्स हैं, इनको मिलाने पर एक कंप्यूटर बनता है। वैसे जैसे अपना एक शरीर है, शरीर की बात आती है तो पूरी बॉडी की बात करते हैं कि कोई सा भी अंग के बारे में बात हो रही है। लेकिन मैं अगर कान की बात करूं तो कान अलग चीज है। लेकिन शरीर की बात करें तो पूरा शरीर हो गया उसके अंदर। वैसे ही अगर मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर ये है, न कि कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर इन चारों को मिलाकर बनता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इसको ऑन करवाते ही जो डेस्कटॉप आपको दिखाई देती है मॉनिटर के अंदर, और मॉनिटर के अंदर जैसे आप होम स्क्रीन पे देखेंगे तो कुछ फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं, कुछ फंक्शन। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं आइकन। और अपना राइट आंसर हो जाएगा आइकन, क्योंकि ग्राफिकल्स जैसे, कहने का मतलब जो भी आइकन होगा, जैसे टाइपिंग का मान लो या किसी प्रकार का कोई भी आइकन मान लो, तो उससे संबंधित उसका एक ग्राफिकल चित्र भी रहेगा। जैसे टाइपिंग होगा तो टाइपिंग का ऐसा कुछ चित्र भी होगा, है ना, और उसका नाम भी नीचे रहेगा। तो वो किसकी बात हो रही है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करता है, जो ग्राफिकल चित्र भी होता है, तो वो होता है आइकन। जो कि कहाँ होते हैं आइकन, मॉनिटर की जो मेन स्क्रीन होती है उस पे ये आइकन रहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया। कहने का मतलब आपको बताना है कि इनमें से भारतीय भुगतान निगम द्वारा कौन से कार्ड को, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इनके कुछ नाम हैं। तो भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कौन सी
कौन से डेबिट कार्ड को बनाया गया है। देखो ये सारे ये तीनों विदेशी कार्ड है और जो अपना रुपए जो कार्ड है वो अपने एक भारतीय कार्ड है, जो कि अपन भारतीय रुपए कार्ड का, देखो रुपए कार्ड जो होता है, जो डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, उसके अंदर से अपन कोई भी लेन देन करते हैं तो उसका जो भी चार्ज वगैरह करता है वो अपना इंडिया का इंडिया में रहता है। वो पैसा जो भी चार्ज कटेगा वो किसके अंदर रहेगा, अपने इंडिया के अंदर, क्योंकि अपने भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा ये बनाया गया है, तो ये भारत का पैसा भारत में रहेगा, कोई भी चार्ज वगैरह कटेगा। लेकिन इन चीजों का, इस मास्टर मेस्ट्रो, वीजा कार्ड, इसको इनका यूज करेंगे तो विदेशों में आपका जो चार्ज कटेगा वो विदेशों में पैसा जाएगा, अपना भारत का पैसा बाहर जाएगा। तो कोशिश की करना है अपन ज्यादा से ज्यादा रुपए कार्ड का यूज करें। आगे देखते हैं एमएस एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रंज के सबसे अधिक और मूल्य ढूंढने के लिए किया जाता है। अच्छा, कहने का मतलब इसमें ऐसा समझाया जा रहा है क्योंकि टाइपराइटर द्वारा रेंज होता है ये, है ना, रंज नहीं होता है ना, तो ऐसी रेंज बताना है जो सबसे अधिक है, अधिक से अधिक रेंज। जैसे मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, जैसे दो वो 20, 30, 40 और 50 मान लो, या फिर नीचे में 70 लिख देता हूं और यहाँ पे 10 लिख देता हूं, ठीक है। अब इसमें से आपको अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है कि ऐसी इस सीट के अंदर आपको अधिकतम संख्या लिखनी है कि अधिकतम संख्या कौन सी है। ऐसी देखो, ऐसे तो देखने को मिल रहा है लेकिन बहुत बड़ी सीट होती है एमएस एक्सेल के अंदर। एमएस एक्सेल के अंदर कहते हैं ना भाई, एमएस एक्सेल के अंदर क्या बनाते हैं, स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट का मतलब होता है फैली हुई सीट, स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ, तो फैली हुई सीट का मतलब कितना भी बड़ा डेटा हो सकता है। इसमें तो आपको दिखाई दे रहा है कि आप सीधा सीधा बता सकते हो कि 70 है ना, तो सबसे अधिकतम संख्या की बात करें तो 17 आप बता सकते हो, लेकिन बहुत सारा डेटा है, लाखों का डेटा है, उसमें से कैसे निकालेंगे, तो उसमें आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, और वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल मैक्स, मैक्स यानी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम। देखो 70 लगाना है तो यहाँ पे आपको सूत्र कुछ इस प्रकार का आएगा, एम ए एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करना है, फिर रेंज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ये ए है, ठीक है, ये ए है, और ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको कैसे करेंगे, देखो एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लिखने के लिए आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, इक्वल का साइन होना जरूरी है, ठीक है। अगर इक्वल से शुरू नहीं हो रहा है तो एमएस एक्सेल का सूत्र नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो इक्वल का जरूर ध्यान रखें। आपसे सीधा सीधा ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से एमएस एक्सेल का सूत्र कौन सा है, फॉर्मूला कौन सा है, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें, एक तो बराबर का चिन्ह शुरुआत में होना चाहिए। फिर देखो इसको निकालना है इक्वल मैक्स, और फिर रेंज को सिलेक्ट करना है, तो A1, ठीक है, A1, क्योंकि ए अपना ये है और 1 अपनी रो है, ठीक है। लास्ट वाला देखना, अब बीच वाला नहीं लिखना है, और अब लास्ट वाला है A6। अब A6 डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए एक साइन का यूज करेंगे, कोलन वाला साइन, ठीक है, कोलन वाला साइन का प्रयोग करेंगे, फिर A6 लिख के ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 70 आंसर हो जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आप ज्ञात कर रहे हो, अधिकतम वैल्यू इस सीट में से अधिकतम वैल्यू कौन सी है वो ज्ञात कर रहे हो, तो ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखने की क्या क्या चीजें हैं एमएस एक्सेल में, एक तो बराबर का साइन स्टार्ट में होना चाहिए फॉर्मूला के अंदर, और एक रेंज जोड़ने के लिए आपके पास कोलन का साइन होना जरूरी है। अगर आप कोलन का साइन नहीं लगा रहे हो, कुछ इस तरीके का लगा रहे हो, तो इसका मतलब आपका सूत्र क्या है, गलत है। तो इन दोनों चीजों का आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। आगे का सवाल देखते हैं, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या अच्छा, ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपको ध्यान रखना है, शुरुआत में बताने की बात है, तो ये होती है बूटिंग, ठीक है।
जो भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने की प्रक्रिया को जब तक जैसे आप पावर बटन ऑन करें और जब तक अपने को स्क्रीन पे आइकन्स नहीं दिखा देते उस बीच का जो जैसे स्टार्ट करते ही जो जब तक अपने को डेस्कटॉप नहीं दिखा देती उस बीच का टाइम का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाती है, बूटिंग। क्या कहलाती है, बूटिंग। आगे है एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की 37 पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या। अच्छा, ये होती है स्टेटस बार। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और अपने पास समय ही कम है। तो स्टेटस बार, स्टेटस का मतलब होता है स्थिति। तो स्थिति अपने पेज की कि अपने एमएस वर्ड के अंदर कितने पेज अपन ने टाइप कर लिए और कितने पेज में कितने वर्ड अपन ने इसके अंदर टाइप कर दिया, ये सारी सब कुछ चीजें अपन एमएस वर्ड के अंदर स्टेटस बार के अंदर जाकर अपन जान सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि आप एमएस पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको कौन सी की दबानी है, मतलब दबानी होगी, कौन सी की आपको दबानी है कि उस पावर पॉइंट की फाइल को अपन समाप्त करना चाहते हैं। जैसे कोई पावर पॉइंट में कुछ प्रेजेंटेशन बना दिए, कुछ स्लाइड बना दिए। देखो प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन के अंदर इसको अपन चालू कर दिया, बीच में उसको बंद करना चाहते हैं तो उसमें कैंसिल करते हैं फाइल को, और फाइल को कैंसिल करने के लिए अपन एस्केप की का प्रयोग करते हैं। एस्केप की का अपन खुली हुई फाइल को कैंसिल करने में, रद्द करने में इसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखते यहाँ पे है ना, देखने के लिए, सॉरी यहाँ पे देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको जो भी पीडीएफ फाइल होती है, ठीक है, उसको देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, वो होना जरूरी है एडोब रीडर। क्या होना जरूरी है, एडोब रीडर। आगे देखते हैं, एमएस एक्सेल 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब एमएस एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो या वर्ड हो, ठीक है, उसके अंदर जैसे अपने फाइल में कुछ फाइंड एंड रिप्लेस करना है। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब समझते हो, जैसे अपन कहीं पे किसी का नाम है, आपको मैं बताऊं राकेश, ठीक है, उसकी जगह अपने को सुरेश करना है क्योंकि राकेश जैसे राकेश को हटाना है और अपने को सुरेश लिखना है। जबकि एक फाइल के अंदर अपन ने कम से कम 1000 बार राकेश लिख रखा है तो अपन कैसे करेंगे, एक एक जगह देखेंगे राकेश होगा जहाँ पे सुरेश करेंगे, फिर राकेश को ढूंढेंगे वहां पर सुरेश कर देंगे। ऐसा नहीं करने की जरूरत, आपको उस टाइम पे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करना है। और फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करने के लिए आप कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करते एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक तो फाइंड का और एक रिप्लेस का। तो फाइंड में लिखना है राकेश जो आपने गलती कर रखी है या फिर नाम बदलना चाह रहे हो वो जो पहले से आपके पास लिखा हुआ है, और रिप्लेस के अंदर लिखना है जैसे सुरेश। ठीक है, तो ये लिखेंगे तो आपके जहां जहां आपने राकेश लिखा था वहां वहां क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। कितने मिनट में, लगभग 20 सेकंड लगती है, ज्यादा नहीं लगती है। ठीक है, तो और बाकी आपने कितने टाइम में मतलब हजारों बार राकेश लिख लिए और सुरेश लिखना है, तो उस टाइम पे अपने को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे करना है, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करना है, और फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ में एच। आगे देखते हैं, कौन सा प्रिंटर डेटा या छवियों को कागज की सतह पर तेज गति से स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव कर प्रिंट करता है। कहने का मतलब स्याही का छोटी बूंदों के, आपको मैंने अच्छी तरीके से बता रखा है कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो स्याही का प्रयोग करता है, और ये जैसे ही कागज जाता है तो इसमें छोटी छोटी बूंदों का प्रयोग करता है, छिड़काव करता है, और उससे क्या बन जाती है कुछ आकृतियां,
कुछ टेक्स्ट आपने जो टाइप किया है वो अच्छी तरीके से अच्छी गुणवत्ता के साथ में ये अपने को प्रिंट देता है। राइट आंसर हो जाएगा अपना इंकजेट प्रिंटर, क्योंकि लेजर प्रिंटर में पाउडर का यूज किया जाता है, स्याही का यूज नहीं किया जाता है ना। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? आपको बताना है कि इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा है। ठीक है, वेब ब्राउजर का उदाहरण देखना है। देखो गूगल क्रोम अच्छी तरीके से आपको पता है, यूज भी करते होंगे। तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है, सफारी भी एक वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, क्योंकि तीनों ऑप्शन ही सही है। आगे देखते हैं, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है? जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपको देखा जाए तो रिपीटेड क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है। बाकी अगर आप सही ढंग से इसको पढ़ेंगे, ऐसे बड़े सवाल आते हैं, आपको घबराना नहीं है कि अपने को नहीं आएगा। सीधे सवाल होते हैं, जितने बड़े आएंगे उतने सीधे सवाल होते हैं, क्योंकि उसमें पूरा समझाया जाता है। इसलिए अगर आप बड़े क्वेश्चन को अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे ना, तो बड़ा सवाल जो आता है वो कभी गलत होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि पूरी चीजें समझा रहा है, शॉर्ट में पूछ रहा ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिफाई। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपना, शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो सकता है अपना ये। सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या से जारी की जाती है। यूआरएल, आईपी एड्रेस, आधार, पैन। आपको ये तो पता होगा। ये तो पता ही होगा, क्योंकि जो अपना आधार होता है, देखो राइट आंसर तो अपना आधार हो जाता है। सीधा सवाल आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि आधार के अंदर कितने डिजिट होते हैं, तो वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये सवाल जब मैं आरसीआईटी का पेपर दिया था 2017 के अंदर, तो ये सवाल आया हुआ है कि आधार के अंदर कितने डिजिट होते हैं। तो मेरे को पता नहीं था भाई कितने डिजिट होते हैं, लेकिन मेरे को आधार नंबर याद थे। ठीक है, तो उस आधार नंबर को मैंने लिखा और फिर काउंट कर लिया कि कितने होते हैं। तो लॉजिक अगर आपको ऐसी चीजें याद रहती है, तो उस लॉजिक से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मेरे को आधार नंबर याद नहीं होते, तो शायद ही वो क्वेश्चन सही हो पाता, क्योंकि आजकल आपको पता है ना, तुक्का तो बहुत कम काम करता है। ठीक है, तो आधार नंबर तो याद नहीं है, तो आज ही याद कर लेना आप लोग भी। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिनको आगे निम्न में उप विभाजित किया जाता है। कहने का मतलब आपको हार्ड डिस्क से, जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। देखो मैं आपको बता दूं, इस जो हार्ड डिस्क होती है कुछ ऊपर से ऐसी होती है, ठीक है, अंदर से गोलाकार होती है। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रैक बने होते हैं, मतलब ट्रैक मतलब रास्ता होता है कुछ इस तरीके से, और फिर उसके अंदर एक ऐसी जगह दी जाती है। तो ये होते हैं सेक्टर। क्या होते हैं? सेक्टर होते हैं, और यहीं पे अपना डेटा जाकर स्टोर होता है। जो भी अपन फाइल डाउनलोड करके अपन इसके अंदर सेव करते हैं ना, तो वो कहाँ पे जाता है? ये ऐसे ट्रैक में घूमता हुआ जाता है, और इन सेक्टर में जाकर सेव हो जाता है। तो अपना जो डेटा होता है हार्ड डिस्क के अंदर, वो कहां जाकर स्टोर होता है? वो होता है सेक्टर में। ठीक है, तो सेक्टर इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है। ओके साथियों, आज के लिए इतना ही। शायद एक क्वेश्चन और रह गया, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सरल क्वेश्चन भी है इसलिए शायद सर ने लगा दिया होगा। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। सही ढंग से ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट का नाम लेते ही आप इनपुट को मत देख लेना। ठीक है, यही गलती करते हैं, जल्दबाजी यही होती है, क्वेश्चन को अपन सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, और ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। 3 तो मिलेंगे और एक ऐसा मिलेगा जो
आउटपुट होगा, स्टोरेज होगा या कोई प्रोसेसिंग डिवाइस होगा, तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, तो ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक पॉइंट नहीं होता है ये। ठीक है, और ये ट्रैक बॉल हो गया, ये शायद ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, जॉयस्टिक हो गया, और प्लॉटर आपको पता है कि प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 27 तारीख के लिए। आप सभी इस जो एग्ज़ाम है उसमें क्वालिफाई हो, और आगे की प्रक्रिया आप जारी रखें, क्योंकि देखो RSCIT करने के बाद में भी बहुत सारे आपको एग्ज़ाम देने हैं। शायद किसी किसी का तो पहला ही एग्ज़ाम है RSCIT, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो 10th पास भी हैं इसमें, कुछ 12th पास भी हैं। तो सबसे पहला इसी RSCIT डिप्लोमा के लिए ही सामना करना पड़ता है कंपटीशन के दौर में। तो मैं फिर आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी अच्छे अंकों से पास हों। ठीक है, और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपने जो भी भाई बहन हैं जो रिलेशन में हैं, उनको भी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको क्वेश्चन आंसर करने में मदद मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।